मैं जॉनी शर्मा एक बार फिर आपको अपने चैनल टीएच एजुकेशन में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। आज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कई सालों पहले, कई वर्षों पहले ऐसा माना जाता था कि मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेट एक अलग चैप्टर है और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चैप्टर है। पहले माना जाता है मैग्नेटिज्म के केस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि दो मैग्नेट एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक मैग्नेट होती है तो उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसके किस तरह के मटेरियल्स होते हैं। तो ऑल ओवर द स्टडी हम मैग्नेटिज्म एक अलग चैप्टर था। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी ये सब अलग चैप्टर था। इलेक्ट्रिसिटी में किसी तार में करंट कितना फ्लो हो रहा है, अगर हमने नंबर ऑफ वायर्स अटैच किए तो टोटल नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। लेकिन बाद में एक ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट आए, ओरेस्टेड, जिसने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक और विद्युत, चुंबकत्व और विद्युत के बीच में एक रिलेशन बताया। उन्होंने पहली बार प्रूव किया। उन्होंने देखा कि जैसे किसी एक तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा था और उसके आसपास वो मैग्नेटिक कंपास को लेके आए तो उसकी हैंडल मूव करने लगी। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास जस्ट एज ए मैग्नेट। तो उन्होंने देखा किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास जैसे ही कोई मैग्नेट लेकर आया तो उस मैग्नेट पे फोर्स लगा। किसी तार जिसके अंदर करंट है उसके आसपास में कोई मैग्नेट लेकर आया तो उस पर फोर्स लगा। बट एक मैग्नेट पर तो दूसरी मैग्नेट ही फोर्स लगा सकती है, एक मैग्नेट पर दूसरी मैग्नेट ही फोर्स लगा सकती थी। अब वो कंफ्यूज हो गए, ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट, यहाँ पर एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट पर फोर्स लग रहा है बट दूसरी मैग्नेट का अता पता नहीं। तो वहाँ पर कंक्लूजन निकल के आया कि किसी मैग्नेट पर फोर्स लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी मैग्नेट है, ज़रूरी यह है कि उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो। मीन्स अगर किसी मैग्नेट पर फोर्स लग रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरी मैग्नेट उसके आसपास हो। वो मैग्नेट अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो उस पर फोर्स लगता है। किसी भी मैग्नेट पर तब फोर्स लगता है जब कोई भी मैग्नेट किसी दूसरी है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। तो यानी कि उनको क्लियर हो गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट होने की वजह से फोर्स लग रहा है। तो यानी कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो वहाँ से उन्होंने क्लियर किया कि जैसे इस वायर से डिस्टेंस दूर बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि फोर्स भी कम हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गया। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी तार के अंदर अगर करंट है, अगर किसी भी तार के अंदर अगर करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने यह प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी तार के अंदर करंट है, किसी भी वायर के अंदर करंट है या करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ से उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक कर दिया कि किस तरीके से चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है। किसी भी तार के अंदर करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो हमने प्रूव कर लिया, ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी तार के, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो इस पर डिपेंड करती है कि वायर की शेप कैसी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट कैरिंग वायर। मीन्स कोई भी तार जिसके अंदर करंट है वो किस तरीके की है, मीन्स सर्कल में है, स्ट्रेट है, सॉलिनॉइड के फॉर्म में है। तो वायर जिसके अंदर करंट है वो उसकी शेप क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसके हिसाब से उसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न चेंज होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करती है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर, किसी भी तार जिसके अंदर करंट है उसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड उस तार की शेप के ऊपर डिपेंड करती है, उस तार की ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास जो वायर है जिसके अंदर करंट है वो स्ट्रेट है और इसके अंदर जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है, तो उसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है राइटेड थंब रूल लाइक दिस।
इसमें अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस पैटर्न में होगी, मीन्स लाइक सर्कुलर पोजीशन में होती है, क्लोज, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं और सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, मीन्स करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा, अगर वायर हमारी स्ट्रेट है तो इस तरीके की हमारी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, अगर हमारे पास सपोज दैट कोई वायर सर्कुलर वायर के फॉर्म में है, तो वायर को हमने कन्वर्ट करके एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और करंट उसमें कुछ इस तरीके की है। मैंने एग्जांपल के लिए ग्लास का यूज़ किया है, मेरे को कड़ा नहीं मिल पाया सर्कुलर वायर के फॉर्म में, तो हमने ग्लास का यूज़ किया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का सर्कल है और करंट कुछ इस डायरेक्शन में है, इस तरीके का, और अगर करंट इस डायरेक्शन में है, करंट अभी हम राइट हैंड थंब रूल ही लगाएंगे, बट जो करंट की डायरेक्शन है वो फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट की डायरेक्शन ये है, ये सर्कुलर वायर के फॉर्म में जो करंट है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगता है, बट यहाँ पर स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को ये फिंगर रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर करंट को रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास करंट इस तरीके का है, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। अच्छा, साथ ही साथ जो बिल्कुल सेंटर में होगी वो तो बिल्कुल सीधा जाएगी, और जो सेंटर से अगर थोड़ी सी ऊपर होगी तो वो यहाँ से घूम के आ जाएगी सर्कल से, सेंटर से उधर की तरफ होगी तो वो ये सर्कुलर वायर के फॉर्म में हो जाएगी। तो किसी भी सर्कल की वजह से, अगर किसी सर्कल के अंदर करंट है, किसी करंट कैरिंग वायर सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है कुछ इस तरीके का होता है। जिस तरीके से एक चूड़ी के अंदर बहुत सारी चूड़ियाँ फंसी हो, लेकिन उस तरीके से हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है। अब इसी को अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड वायर की शेप चेंज करके एक सोलेनॉइड के अंदर कन्वर्ट कर दें, अगर मान लीजिए हम किसी वायर को, काफ़ी लेंथी वायर को सोलेनॉइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके अंदर कुछ करंट फ्लो कराते हैं, और करंट की डायरेक्शन कुछ ये है, इस तरीके की, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ जाएगी ये। तो ये सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो हमारे पास इस तरीके का है। अच्छा, अगर हमारे पास शॉर्ट सोलेनॉइड है, तो शॉर्ट सोलेनॉइड है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम पैटर्न ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो एक शॉर्ट सोलेनॉइड से, यानी कि शॉर्ट सोलेनॉइड बोलते हैं परिनालिका, शॉर्ट सोलेनॉइड या परिनालिका से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, और एक बार मैग्नेट, मीन्स एक बार मैग्नेट, एक बार छड़ चुंबक जिसे कहते हैं, एक बार मैग्नेट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम होता है। तो एक सोलेनॉइड जो होती है, सोलेनॉइड ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो एक बार मैग्नेट हो, क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न और इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम होता है। तो अगर हम भूल जाएं, अगर हम सोलेनॉइड को या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को देख के समझने की कोशिश करें, वहाँ पर सोलेनॉइड होगी या बार मैग्नेट होगी, तो हम नहीं कंफर्म कर सकते, क्योंकि पैटर्न ऑफ द शॉर्ट सोलेनॉइड और बार मैग्नेट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम ही होता है। लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट सोलेनॉइड की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें लॉन्ग सोलेनॉइड की, मीन्स एक इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड जिसके अंदर एन टर्म्स ऑफ टर्न है, यानी कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो लगभग इसके अंदर स्ट्रेट होता है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी सोलेनॉइड को बहुत लंबा कर दें तो सोलेनॉइड के अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, इस पॉइंट पे हर जगह सेम होगी। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो हमने 4 पैटर्न देख लिया। अगर कोई वायर स्ट्रेट है जिसके अंदर करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर के फॉर्म में होती है। अगर वायर को ही सर्कल कर दे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल होती है, बट सेंटर से स्ट्रेट जाती है। और हम किसी वायर को कुछ सी सोलेनॉइड परिनालिका की तरफ में कन्वर्ट कर दें तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की तरफ बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है। और अगर उसी सोलेनॉइड को हम और लॉन्ग कर दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और उसके जस्ट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो रोटेट होकर दोबारा नहीं आती, तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं। ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर अगर करंट होता है, किसी भी तार के अंदर करंट होता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि शेप किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो वायर की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। बट अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी तार से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है। क्या किसी तार के अंदर ज़्यादा करंट दे देंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी? क्या किसी तार से अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा दूर चेक करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
क्या किसी तार की लंबाई से उसके आसपास बने हुए मैग्नेटिक फील्ड में फर्क डिपेंड करता है? एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगर कोई भी तार जिसके अंदर करंट है और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पड़ी है। एक तार जिसके अंदर कुछ करंट है, आई करंट है, एक तार जिसके अंदर कुछ आई करंट इस डायरेक्शन में, और वो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग नाम या अलग अलग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए हैं, लेकिन कई बार बी से डिफाइन किए हैं कई बुक्स के अंदर, तो हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। कोई तार जिसके अंदर करंट आई है और वो किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर पड़ी है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी तार जिसके अंदर करंट है वो चुंबक पर फोर्स लगा सकती है, और कोई चुंबक किसी करंट कैरिंग वायर, किसी तार जिसमें करंट है उस पर फोर्स लगा सकती है। डिपेंड इस पर करता है वो दोनों एक दूसरे की चुंबकीय क्षेत्र में होने चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े होने चाहिए। जरूरी ये नहीं कि वो दोनों मैग्नेट है, जरूरी वो नहीं है दोनों तार है, दोनों या मैग्नेट है या तार है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े होने चाहिए। कोई भी तार या कोई भी मैग्नेट किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी होगी तो उस पर फोर्स लगेगा। अब वही हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। कोई तार जिसके अंदर आई करंट है और कुछ बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन के बीच में मैंने थीटा एंगल मान लिया है, और करंट की डायरेक्शन ये है जिस तार के अंदर करंट है उसकी लेंथ मैंने एल मान ली है। एल इज द लेंथ ऑफ द करंट। अब हम डिस्कस करते हैं कोई भी तार जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है कितना फोर्स लगता है। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगा कि जो भी तार जिसके अंदर करंट होता है उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है, उस पर लगने वाला फोर्स इस पर डिपेंड करता है कि तार के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर तार के अंदर, अगर वायर के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। ओके। दूसरा, इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो इस पर डिपेंड करता है कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की पावर कितनी है। तो बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। थर्ड, इस वायर पे लगने वाला फोर्स इस पर भी डिपेंड करता है कि वायर की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, या लेंथ ऑफ द वायर क्या है। साथ ही साथ किसी करंट कैरिंग वायर, एक तार जिसके अंदर करंट है, उस पर लगने वाला फोर्स इस पर भी डिपेंड करता है कि थीटा कितना है। थीटा है क्या, मतलब साइन थीटा कितना है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इन चारों चीज़ों पे हमारा फोर्स डिपेंड करता है जो कि तार पर लग रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है। हम डिस्कस करते हैं पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद 1 2 3 4 के बाद, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड द साइन थीटा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट किया आता है कि की वैल्यू यहाँ पर 1 लेके चलते हैं हम, तो फोर्स इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है। तो नेट फोर्स में दिस इज जनरल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हम इसके बाद जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मूले के बिना ना तो हमें जनरेटर समझ में आ सकता है, ना ही मोटर समझ में आ सकता है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो कोई भी तार जिसके अंदर करंट है, कोई भी तार जिसके अंदर करंट है और वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा जी? ILB साइन थीटा। उस तार पे करंट पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एंड थीटा पे डिपेंड करता है। दिस द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ए वायर व्हेन इट प्रेजेंट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब स्पेशल केस की बात करें, थीटा पे किस तरीके से डिपेंड करता है ये फोर्स। अगर मान लीजिए मैं थीटा को 0 कर दूं, थीटा 0 होने का मतलब ये हो गया कि करंट की डायरेक्शन मीन्स करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए तो हमारा थीटा 0 हो जाएगा। और थीटा अगर 0 हुआ मीन्स दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ILB साइन थीटा, थीटा हमारा 0 हो गया तो साइन 0 0 पूरा 0। यानी कि अगर हमारा जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो नेट उस वायर पे फोर्स लगेगा ही नहीं। क्लियर? अगर थीटा 90 हो, 90 मीन्स इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होती, तो थीटा अगर 90 होता तो मैक्सिमम फोर्स लगता साइन 91, मैक्सिमम फोर्स लगता ILB। ये तो हो गई अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर, ये हमने डिस्कस कर लिया, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी तार जिसके अंदर करंट है और वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ILB साइन थीटा लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा ये भी बहुत जरूरी है कि फोर्स तो लगेगा लेकिन वो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू ILB IL क्रॉस B।
आपको क्या करना है, एल क्रॉस एल मतलब करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन पहले करंट की तरफ आइए, करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड यूज करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अंगूठा इधर है, तो फोर्स ऑन ए वायर टूवर्ड्स अपवर्ड, जब मतलब बोर्ड के बाहर अपवर्ड। ओके, हम एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, कैसे डायरेक्शन पता लगाइए। कोई भी तार जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े, इस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, एल भी लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगा। पहले करंट की डायरेक्शन कहाँ थी जी, इधर थी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे है ऊपर, ऊपर है, ऊपर कर दो। अंगूठा कहाँ है, बाहर, बोर्ड के बाहर, तो इस तार पे जो फोर्स है वो इधर लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटर को मैं समझाने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो हमारी जनरेटर केस में होगी। तो जनरेटर या मोटर को समझने के लिए डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ फोर्स कितना लगता है और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसे डिटेल में स्टडी कीजिए, समझिए। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए अभी के जो टॉपिक था, हमने डिस्कस किया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न वायर के ऊपर शेप पे डिपेंड करता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ अगर कोई एक्सटर्नल वायर, जिसके कोई वायर जिसके अंदर करंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, तो उसमें फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो डिस्कस कर लिया, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो डिस्कस कर लिया। कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी तरीके का, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाई लोग को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट अपना रिजल्ट दें। आज के